हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। और मैं जैसा कि आप लोग को बताया था कि क्रैश कोर्स मैं अपने चैनल पे चला रहा हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा सवाल मैं लेकर आया हूँ और ये आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। मतलब कि अगर ये सवाल को आप करते हो ना, तो जनरली जो मैं पढ़ाया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, तो आपका कंसेप्ट जरूर अच्छा होगा। मतलब कि इस तरीके के पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक सेशन, मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो कि रिलेशन एंड फंक्शन से 6 मार्क्स का सवाल आपका आता है, तो जो आपका एग्जाम में आता है वही मैं लेकर आया हूँ। और आपको देखकर ही आपको लग रहा होगा कि आज का सेशन जो है रिलेशन एंड फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्रैश कोर्स में। तो क्रैश कोर्स में कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड जो मैंने कंसेप्ट सीखा है, हम लोगों ने सीखा है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। और आज मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो जनरली कुछ ऐसे चीज जो बचे हुए होंगे, जो आपको नहीं बताया गया होगा, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन जो आपका एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अभी मैं इम्पोर्टेंट चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो मैं बता दूं आपको कि एक ऐसा भी चीज था जो आपको जैसे वन वन चेक करना है, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन चेक करने के लिए मैंने नहीं बताया था। तो अगर वन वन फंक्शन अगर चेक करना है तो एफ एक्स वन बराबर अगर एफ एक्स टू चेक करेंगे तो वन वन फंक्शन का कंडीशन होता है। वन वन फंक्शन चेक करने के लिए आपको ये याद रखना है कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू फंक्शन में पुट करके अगर एक्स वन एक्स टू अगर बराबर आ गया तो ये वन वन फंक्शन होगा। मतलब कि वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है कि हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसका डिस्टिंक्ट इमेज बी में मिलना चाहिए। ये आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए दो सेट है, मान लीजिए ऐसा दो सेट हम लिए हैं, है ना। इसमें मान लीजिए ए बी सी 1 2 3, तो सबका जो है ना डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए इसमें, है ना बच्चों। तब हम इसको क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। और एक चीज और मैं नहीं डिस्कस किया था, आज ये देख लीजिए कि वन वन फंक्शन अगर प्रूव करना है आपको, ऐसे जनरली पूछता नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो जस्ट फंक्शन जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x। अब ये पूछता है आपको कि ये वन वन फंक्शन होगा या नहीं। तो सिंपली फंक्शन में x1 एक बार x1 पुट करें और एक बार x2 पुट करें, तो दोनों को बराबर से दिखाना है आपको, है ना। तो fx1 मतलब 2x1 और 2x2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब x1 बराबर x2। तो ये वन वन फंक्शन का कंडीशन होता है बच्चों। मतलब कि कोई भी फंक्शन दिया है तो fx1 और fx2 का बराबर अगर वैल्यू आया, और मैं ये भी बता रहा हूं कि हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसका डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए। इमेज कहाँ मिलता है, यही तो मिलता है, जो कोडोमेन है, जो रेंज है, वही तो इमेज होता है। और जो डोमेन वाला पार्ट होता है वो प्री इमेज होता है। मैं पहले भी डिस्कस किया हूं कि डोमेन वाला जो पार्ट होता है वो प्री इमेज होता है। और ये जो बी सेट बी में जो एलिमेंट है वो होता है आपका इमेज, कोडोमेन या फिर उसको कहो रेंज। तो रेंज और कोडोमेन अगर दोनों बराबर होता है तभी तो M2 फंक्शन का कंडीशन होता है ना। तो इसमें जो डोमेन कोडोमेन जो होता है वो इमेज इमेज होता है। और फंक्शन का fx जब फंक्शन दिया हुआ है उसका प्री इमेज जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, तो ये मैं बताया था। और एक और चीज मैं बता दूं कि आपको एक चीज और नहीं बताया गया, मतलब ऑन टू फंक्शन का कंडीशन क्या याद रखना है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए मैं बताया था कि fx बराबर y याद रखना है। देखिए हर वो एलिमेंट ऑन टू फंक्शन के लिए कि fx के लिए y मिल रहा है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया है a b c 1 2 3, तो हर एलिमेंट y के लिए फॉर एवरी x देयर इज ए y। मतलब कि हर एलिमेंट का इमेज, जो सेट B में जो एलिमेंट मौजूद है उसका हर एलिमेंट का प्री इमेज A में मिलना चाहिए, अदरवाइज उसको ऑन टू आप नहीं कर पाइएगा। मतलब कोई भी इसमें ऐसा एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका कोई प्री इमेज A में ना हो। मतलब कि हर एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी एलिमेंट
इन बी इज प्री इमेज इन ए, मतलब कि ए में आपका प्री इमेज होना चाहिए। तो जनरली होता क्या है ऑन टू फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो हम उसको ऑन टू फंक्शन मानते हैं। और ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने के लिए एफ एक्स बराबर वाई, फंक्शन को वाई मान लीजिए और ऑन टू फंक्शन को आप प्रूव कर दीजिए। ऑन टू फंक्शन का होता ही है कि अगर रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हुआ, इनवर्स जब हम लोग देखते हैं ना तो इनवर्स में भी वही होता है कि रेंज और कोडोमेन दोनों ही बराबर हो जाएगा तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन का कंडीशन होता है। तो इनवर्स जब भी आप फाइंड करते हैं तो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। इनवर्स के लिए तो 1 1 और ऑन टू होना ही चाहिए। तो अगर रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होता है तो वो क्या है, ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है ना। तो 1 1 और ऑन टू दोनों ही होना चाहिए तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए कुछ सवाल आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं लिया हूँ, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और पहला नंबर सवाल जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और मैं बता दूं कि ये सवाल कहता है लेट ए बराबर x बिलोंग्स टू z, मतलब x जो एक ऐसा सेट बनाया गया जो इंटीजर्स का है, z मतलब इंटीजर है ना, मतलब लेट ए x बिलोंग्स टू z 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, सो दैट r बराबर a b, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है a से b में a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। पहला कंडीशन कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, है ना, ट्रांजिटिव, उसके बाद क्या है ट्रांजिटिव, और फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, मतलब एक ऐसा सेट फाइंड करना है आपको जो 1 से रिलेटेड हो। तो इसमें जनरली आपको एक सेट डिफाइन, रिलेशन डिफाइन किया गया है ए से बी में, है ना, जो सेट ए में, मतलब ये ए और बी जो है सेट ए, और मतलब ए है जो आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए है, तो ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। और ऐसा कहता है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और अगर सिमेट्रिक, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया है आपका, ये सिमेट्रिक कंडीशन यहाँ पे होगा, है ना, सिमेट्रिक आप सुधार लें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये दिया हुआ है तीनों अगर होता है तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए जनरली कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो और ट्रांजिटिव। तो मैं बताया था कि अगर तीनों फुलफिल होता है, तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव या फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो ये कैसा रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये आता है या नहीं, तो मैं इसलिए लिया हूं कि हर साल एक क्वेश्चन आपका आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कीजिए। तो इसीलिए मैं ये सवाल लेने का मेरा मोटिव यही था कि आपका एग्जाम में हर साल इसको पूछता है, पूछता है, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके। तो पहला नंबर कंडीशन हमको कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेंगे कि अगर मान लीजिए कि सेट ए में जो कोई भी एलिमेंट ए मान लीजिए, लेट ए बी अ आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, देन अगर सेट ए का कोई एलिमेंट है तो क्या होगा जरा बताइए। अगर ए रिलेटेड टू ए अगर है, अगर ए रिलेटेड टू ए है तो ए माइनस ए जो होगा वो 0, और ये जो है 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल है ना, x फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब कि हर एलिमेंट के लिए a रिलेटेड टू अगर a रहेगा तो सेट a में जितना भी एलिमेंट्स जो दिया है
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, है ना। ठीक है, इसके लिए आपका जो है सारे एलिमेंट्स के लिए आपका जो है ये मल्टीपल आएगा 4 का, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो कि ये देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि विच इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कि अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन, याद कीजिए कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट ए का ये एलिमेंट दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू जेड, x वो सारा एलिमेंट ए का है जो सारा इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब जेड मतलब इंटीजर, है ना, इंटीजर आपको पता ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि a रिलेटेड टू a, मतलब हर वो एलिमेंट सेट a का जो है खुद अगर उसी से अगर वो रिलेशन बना रहा है, खुद अपने आप से वो रिलेशन बना रहा है, तो वैसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए कि मैं a रिलेटेड मतलब a का रिलेशन उसी से ले रहे हैं which is associated with on element, है ना, with on element that is called a relation R on a set is said to be reflexive which is associated, है ना, with on elements, है ना, that is called reflexive relation। मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ही होता है कि हर वो सेट A में जो एलिमेंट है खुद व खुद उसी एलिमेंट के साथ जब उसका रिलेशन निकालते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहाँ पे जो है उसी रिलेशन के साथ जब हम रिलेशन इसका निकालें तो ये जीरो आया, और जीरो जो है मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो पहला कंडीशन तो हम लोग देख लिए कि ये आ गया, मतलब रिफ्लेक्सिव कंडीशन आया। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कि आता है आपका सिमेट्रिक आता है या नहीं। तो लेट बी दूसरा कंडीशन, दूसरा जो है ना सिमेट्रिक, तो लेट A related to B and B related to A, तो देन अगर हम ऐसा कहें कि A माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ A माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो यहां पे अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर यहां पे कहिएगा तो b माइनस ए, है ना, अब a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू e, सिमेट्रिक के लिए यही चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हर वो एलिमेंट जिसका सेट a में एलिमेंट है जिसका b के साथ हो और b का a के साथ अगर रिलेशन हो तो वैसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो b माइनस ई ए इज मल्टीपल ऑफ 4 आ गया, है ना, तो सिमेट्रिक भी आ गया आपका, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव, और इसको आप कह देंगे क्या, आपका क्या है सिमेट्रिक भी। आप देख सकते हैं आप ट्रांजिटिव के लिए भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आप ट्रांजिटिव के लिए तो दो तो आपके सामने मैं लिया जो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि दो आपका जो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आ गया। अब ट्रांजिटिव मतलब कि इसको प्रूव करना, पहला तो रिफ्लेक्सिव था आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया। अब हम लोग जो है ट्रांजिटिव की ओर देखते हैं कि ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है ना बच्चों, इसको आप देखिए। ठीक है बच्चों, तो ट्रांजिटिव देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव आता है या नहीं। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो ये जो है ऊपर में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पे मैं मिटा कर लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पे फाइनली जो आपका आया b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, सो
इट इज सिमेट्रिक। ये आ गया सिमेट्रिक आपका। अब देखते हैं कि ट्रांजिटिव आता है या नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन और फिर से ए का सी से अगर हो तब उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी हम लोग। बी नंबर आपका तो हुआ ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव आ गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं हम कि आता है या नहीं। तो देखिए सी नंबर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव तो लेट A related to B, B related to C and finally A related to C। तब हम लोग A का B से रिलेशन, B का C से रिलेशन और फाइनली जब उसका रिलेशन ये जो है इसके A रिलेटेड टू C अगर हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सपोज दैट अगर हम लोग ऐसा लिखें कि A माइनस बी, अभी हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल ऑफ क्या था, मल्टीपल ऑफ 4। इसी तरीके से एंड में लिखेंगे कि बी माइनस सी भी मानते हैं कि ये क्या है, बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जैसे अगर ए माइनस बी जो है अभी हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि वो आया है, मतलब मल्टीपल 4 का b माइनस सी। तो सपोज दैट कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट a माइनस बी जो है a माइनस बी को हम k1 मान लेते हैं। तो ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, 4k1 है ना। और इसी तरीके से b माइनस सी को भी k2 मान लेते हैं, तो ये 4k2 है ना। ऐसा मान लिए कोई कांस्टेंट k1 और k2 मान लिए, मतलब a माइनस बी को पूरे को हम लोग k1 मान रहे हैं, इसको k2 मान रहे हैं। अगर हम लोग a माइनस सी मॉड ऑफ a माइनस सी अगर निकालते हैं तो देखिए तो जरा a माइनस बी है ना माइनस ऑफ b माइनस सी है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये जो पूरे का मॉड है तो ये a माइनस बी और a माइनस बी और b माइनस सी लिख सकते हैं इसको। तो a माइनस बी को हम लोगों ने क्या माना है, देख लीजिए a माइनस सी। देखिए ये जो क्या आ रहा है, a माइनस बी को और b माइनस सी को जब घटाते हैं तो यही तो आ रहा है a माइनस बी, a माइनस सी। इसको लिखेंगे यहाँ पे 4k1 माइनस ऑफ 4k2 और a माइनस सी का मॉड है ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे आया k1 माइनस k2 है ना। तो ये जो है पूरा फाइनली a माइनस सी जो आया वो 4 इंटू k1 माइनस k2। तो फाइनली जो है ये भी मल्टीपल आया विच इज a रिलेटेड टू, मतलब a माइनस बी तो मल्टीपल था ही 4 का, b माइनस सी भी 4 का था और इसी तरीके से a माइनस सी जब हम लोगों ने निकाला तो a माइनस बी और b माइनस सी, मतलब कोई कांस्टेंट माने हैं, a माइनस बी को हमने मान लिया k1 और b माइनस सी को k2 क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से दोनों को जब घटाइएगा तो ये भी तो 4 का मल्टीपल, मतलब ये जो a माइनस सी है तो ये भी तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये भी 4 का मल्टीपल हुआ। तो विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का भी कंडीशन फुलफिल हुआ, मतलब ट्रांजिटिव भी हम लोग प्रूव कर लिए। अब ये जो एक सेट कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, मतलब कि एक ऐसा सेट आपको फाइंड करना है जो 1 से रिलेटेड हो, है ना। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना उसी सेट को डिफाइन करने के लिए, तो ये तो हम लोगों ने प्रूव किया। अब फाइनली जो इसमें लास्ट जो करना है आपको, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ तक मिटाते हैं। देखिए फाइनल जो आपका सेट बनाना है तो देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू ए, सेट A का ही एलिमेंट है x और इस तरीके से x रिलेटेड टू 1। तो मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है आपका, तो अगर हम x बिलोंग्स टू a तो x -1 इसी तरीके से
सेट डिफाइन किया गया है। देखिए मान लीजिए कि इसको हम माने थे सेट ए का, तो a माइनस बी, तो ये x रिलेटेड टू 1, मतलब x जो है 1 से रिलेटेड है, a b से रिलेटेड था तो a माइनस बी लिखे थे, तो x रिलेटेड है 1 से तो x माइनस 1 लिखे। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो ये इस तरीके से बनेगा आपका 1, 5 और 9। ये जो सेट है वो 1 से रिलेटेड करके बनाया गया। अब इसमें देखिए डिफरेंस निकालिए, a माइनस ए अगर कीजिएगा तो वो तो आएगा ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन अगर a माइनस बी और b माइनस ए करते हैं, a माइनस बी, इसको सपोज दैट a मान लीजिए, इसको b और c, एक ऐसा सेट एलिमेंट का बनाने के लिए कह रहा था, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड एक ऐसा सेट बनाना था जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। समझ रहे हैं बात? तो ये जो ऐसा सेट मतलब ए बी सी माने, तो ए माइनस बी मतलब क्या, 1 माइनस 5 माइनस 4 और 5 माइनस 1, तो दोनों 4 मतलब 4 का मल्टीपल आएगा ही। अब यहां पे देखिए a माइनस बी, b माइनस सी और a माइनस सी, तो a माइनस बी माइनस 4, b माइनस सी, a माइनस बी, है ना, अब b माइनस सी तो माइनस 4 और a माइनस सी क्या हो जाएगा 1 माइनस 9, वो भी माइनस 8, तो ये सब 4 का मल्टीपल है कि नहीं। तो इसीलिए इसको लिया गया है सेट में कि x ऐसा एक सेट बनाने के लिए कह रहा था आपको लास्ट में, जो क्या है, ये देखिए 0 से बड़ा 0, मतलब x क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12, तो 159 जो लिया गया है इंटीजर है और इसी के बीच का लिया गया है, तो x बिलोंग्स टू a, मतलब x जो एलिमेंट है इंटीजर है जो सेट a में बिलोंग करता है ना, जैसे जो सेट a में है और इंटीजर से बिलोंग करता है ना। और ये सारा जो है इसका रेंज दिया हुआ है कि 0 के बराबर या 0 से छोटा, है ना, x जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 12 का बराबर और 12 से छोटा, ऐसा सेट दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन हुआ, मतलब कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता ही आता है, और जब भी आएगा तो ये 3 से 4 नंबर में आता है। प्रूव करने के लिए देगा या तो 5 नंबर में देगा, प्रूव करने के लिए देता है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन इतना बार मैं डिस्कस किया कि तीनों कंडीशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों होगा तभी इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव कर पाएंगे। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर सवाल भी आपका बहुत ही फेमस सवाल है, जो कि एनसीईआरटी में भी ये मिल जाएगा आपको, और ये आपको और भी कोई किताब जो है आपके पास RS अग्रवाल हो या फिर RD शर्मा हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा ये सवाल। तो दूसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल, पहला तो हम लोगों ने कर लिया कि ये तीनों था, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोगों ने प्रूव किया, ये क्वेश्चन को हम लोग मिटा लेते हैं। जल्द ही हमारे चैनल को आप लोग फॉलो कर लें। अगर आपको इस तरीके का सेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करें। अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप जल्द ही आप सब्सक्राइब कर लें और हर अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। तो ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी सेशन मैं जब यहाँ पे लेकर आऊँगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। तो आप सब्सक्राइब पहले कर दें, उसके बाद मेरे सेशन को आप वॉच करते रहें, आप देखते रहें, हर तरह का सेशन मैं लेकर आऊँगा। तो ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे सवाल, चलिए ये सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है, जनरली सबसे पहले ये सवाल को पढ़ते हैं, है ना। तो ये सवाल पहले पढ़ते हैं, लेट R प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स सो दैट द फंक्शन f, है ना, f जो है एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन f रिलेटेड टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर r प्लस -5 से -5 को इंक्लूड किया है, इंफिनिटी को छोड़कर, fx जो है ये दिया हुआ है, इसका जो है कहता है इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल, अब एक वर्ड आया इन्वर्टिबल, मैं बताया भी था आपको इन्वर्टिबल के लिए। इन्वर्टिबल कब होता है फंक्शन,
फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब एफ ए इंटू बी दिया हुआ है और एक ऐसा फंक्शन जो जी जी जो है बी से ए में दिया हुआ है, बी से ए में, तभी इन्वर्टिबल होता है फंक्शन। मतलब कि फंक्शन ए से बी और जी से ए में भी हो तभी इन्वर्टिबल, जैसे ए बी सी 1 2 3। तो इस फंक्शन का जो इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये 1 1 और ऑन टू होगा। जैसे मैं बता दूं कि इन्वर्टिबल कंडीशन के लिए मैं बताया था, इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि 1 1 और ऑन टू होता है या नहीं। और 1 1 ऑन टू होने का मतलब है कि अगर आप चेक करते हो तो यहाँ देखिए हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है और सारे एलिमेंट का प्री इमेज भी मिल रहा है, तो ये 1 1 और ऑन टू है, तभी हम इन्वर्टिबल कहेंगे। मतलब कि फंक्शन कोई a इंटू बी, मतलब a से b में डिफाइन किया गया है, और अगर g से g कोई फंक्शन है b से a में अगर डिफाइन किया गया है तभी हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तभी ये बाइजेक्टिव। और जब कोई बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव इनवर्स के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी इनवर्स होगा। तो यहाँ पे फंक्शन आपको पहले ही कह दिया है कि आपका जो है ये फंक्शन इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल मतलब ये 1 1 और ऑन टू ऑलरेडी है, आपको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर आपको इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो सबसे पहले कंडीशन में बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो 1 1 और ऑन टू आपको प्रूव कीजिए कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं। अगर 1 1 ऑन टू आ गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स, मतलब इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो जनरली 1 1 फॉर ऑन टू फंक्शन, और 1 1 फंक्शन के लिए अभी मैं बताया कि x1 और x2, fx1 और fx2 बराबर अगर फाइंड करेंगे तो ये 1 1 का हो गया। और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या, fx बराबर y, मतलब कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और अभी भी मैं बताया कि ऑन टू फंक्शन तभी कहेंगे जब हर वो एलिमेंट जो सेट B में मौजूद है, हर वो एलिमेंट जो सेट B में मौजूद है उसका प्री इमेज इसमें मिल रहा होगा। प्री इमेज मतलब 1 का प्री इमेज A मिल रहा है, 2 का B मिल रहा है, 3 का C मिल रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन के केस में हमारा जो होता है वो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होता है, मतलब कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है। तो फिर से आप पूरा प्रीवियसली आप सारे टॉपिक्स, मतलब जितने भी मतलब कंसेप्ट को पढ़ाए गए हैं वो आप याद कीजिए कि ऑन टू फंक्शन के लिए मैं बताया था कि 1 1 और ऑन टू है, मतलब कहने का मतलब इनवर्स फाइंड करना है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होना है उसको। अगर इनवर्स फाइंड करोगे आप तो उसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, और अगर इनवर्स अगर उसका नहीं निकलेगा तो बाइजेक्टिव नहीं हो रहा होगा। मतलब कि अगर कोई 1 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका हम लोग इनवर्स भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें बताए गए कि 1 1 के लिए क्या बताया गया कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए में है मौजूद उसका डिस्टिंक्ट इमेज अगर बी में मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। और ऑन टू फंक्शन के लिए कि हर वो एलिमेंट जो सेट बी में है उसका अगर प्री इमेज ए में मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। और ऑन टू फंक्शन के केस में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना। और ये जो है, और इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो अगर कोई फंक्शन a से b में दिया गया है तो अगर वो g b से a में अगर डिफाइन कर दिया गया, उसके लिए अगर यूनिकली इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन g b से a में अगर डिफाइन किया गया है तभी हम उसका इनवर्स फाइंड करके, मतलब वो इन्वर्टिबल हो, ठीक है, इन्वर्टिबल के केस में। और इन्वर्टिबल के केस में और भी बताया गया था, f ऑफ g x इज इक्वल टू g ऑफ fx जो है बराबर होगा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर। मतलब इनवर्स अगर किसी का आप फाइंड करना चाहते हो तो फॉग बराबर g गॉफ बराबर ix, मतलब कि मतलब कंपोजिट फंक्शन जो दोनों है f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। और उस केस में क्या होता है कि हर वो एलिमेंट उसी के बराबर आ जाता है, कोडोमेन के बराबर। जैसे मैं बताया भी था
कि अगर मान लीजिए कि ये जो दिया गया है, अगर ए बी सी और मान लीजिए 1 2 3 ऐसा दिया गया है ना, एफ डिफाइन किया गया है, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, तो फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया गया है, ए से बी में डिफाइन किया गया है, ये बी है। तो फॉग मतलब क्या, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स है ना, एफ ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स मतलब क्या, जी ए, और जी ए का मतलब क्या 1, और F1 मतलब A, मतलब कि A पर जो निकाले हम वही खुद से फिर से वही एलिमेंट आ जाता है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही होता है कि f ऑफ gx जब भी निकालोगे ना, तो जिस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो वही एलिमेंट के बराबर जनरली आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ गया। मतलब गॉफ या फॉग दोनों आप निकालोगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एक कांस्टेंट के बराबर ही आएगा आपका। तो ये जनरली जो है इनवर्स का इतना आपको कंडीशन, इतना आपको कहानी याद रखना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहला बात फिर से आप सुन लीजिए कि इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 होना चाहिए। 1 1 on 2 मतलब बाइजेक्टिव हो गया। 1 1 on 2 किसी भी फंक्शन को अगर इनवर्स आप डिफाइन कर रहे हो, इनवर्स अगर निकाल रहे हो और अगर इनवर्स होगा वो, तो उसके लिए पहला कंडीशन 1 1 और on 2, 1 1 on 2 हो गया मतलब बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव हो गया तो मतलब कि वो ऑन टू होगा ही। तो ऑन टू हुआ तो रेंज और कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ऑन टू फंक्शन में अगर वो ऑन टू है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन किया गया है तो उसके लिए एक यूनिक फंक्शन जी बी से ए में डिफाइन कर दिया गया हो, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा कंडीशन है आपका कि आपका f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब ये इतना कंडीशन आपको इनवर्स के केस में याद रखना पड़ेगा। अब क्या स्टेप होता है इनवर्स निकालने का, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इनवर्स निकालने का क्या कंडीशन होता है, देख लीजिए। चलिए इनवर्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक ऐसा क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। इनवर्स के लिए मैं स्टेप पहले बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए क्या स्टेप आपको याद रखना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक करना है आपको कि अगर वो फंक्शन का आप इनवर्स निकालना है तो आप, तो यहाँ पे तो इनवर्स निकालना है नहीं, मतलब आपको इनवर्स निकालने का तरीका मतलब क्या है, यहाँ तो इन्वर्टिबल दे ही दिया, मतलब एफ इनवर्स यहाँ फाइंड करना है, इन्वर्टिबल चेक नहीं करना। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि इफ इट इज 1 1 1 1 और on 2, 1 1 and on 2 or not, क्या ये 1 1 और on 2 है या नहीं। फिर दूसरा में इंटरचेंज x and y, और फाइनली जो x में जो भी आएगा, x में जो भी हम लोग x को y में जो एक्सप्रेस करते हैं उसको f इनवर्स y से इसको रिप्लेस कर देना है ना। तो x को f इनवर्स y से आपको फाइनली कर देना है। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो ये इतना आपको प्रोसेस याद रखना है। तो यहाँ पे आपको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए जैसे फंक्शन कहा है कि r कोई भी रियल नंबर जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का है, मतलब एक r ऐसा सेट है जो पॉजिटिव रियल नंबर का सेट दिया गया है। अब इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है कि -5 को इंक्लूड करके इन्फिनिटी को छोड़कर जितना भी सारा पॉजिटिव रियल नंबर, इसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है -5 से बड़ा, -5 से बड़ा और इन्फिनिटी को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स होंगे पॉजिटिव रियल नंबर, उस पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा और इन्वर्टिबल है। मतलब इन्वर्टिबल है, इसमें चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x), तो f(x) बराबर दिया हुआ है 9x² + 6x - y। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको f(x) बराबर, इनवर्स अगर फाइंड करना है तो f(x) बराबर हम y मान लेते हैं। तो x में अगर आएगा तो f इनवर्स y यहाँ से निकालेंगे हम लोग।
एफ एक्स को y मानिएगा तो x बराबर क्या आएगा एफ इनवर्स y। तो यहाँ पे हम लोग y मान लेते हैं इसको 9x² प्लस 6x माइनस 5। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स आपको अगर फाइंड करना है तो जो भी फंक्शन दिया हो उसको y के बराबर मान लीजिए और y के टर्म में x को निकालना, मतलब x को y के टर्म में निकालिएगा और x को फाइनली फिर क्या करना है इंटरचेंज कर देना है, x को y से, मतलब x के जगह पे f इनवर्स y लिख देना है। तो चलिए यहाँ से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसमें क्या करना होगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर जनरली इसको अगर आप डायरेक्टली अगर चाहिएगा कि x को y के टर्म में करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं, ये जरा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या मैं इसमें अगर 1 जोड़ता हूं और 1 घटाता हूं, अगर ऐसा करते हैं तो देखिएगा बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब आपको लगता होगा कि मुझे ये कैसे करना आ गया, डायरेक्टली आपके दिमाग में कैसे आ गया, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, मैं देखा कि ये 3x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 2 × 3 मतलब कि 2ab का शकल दे रहा है। तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है आपका वो a + b का होल स्क्वायर का शकल दे रहा है कि नहीं? हाँ दे रहा है। तो y बराबर इसको अगर आप लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर और 2 × a मतलब 3x × b 2ab a² + b² + 5 और ये -6 आया। अब देखिए यहाँ पे कि सवाल ये आता है कि इसको हम लिख देंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर -6 है ना। अब यहाँ पे आपका जो देखिए यहाँ से ये सॉल्यूशन जो है नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पे इधर देख लीजिए इसका देखिए y बराबर फिर यहाँ पे आएगा y प्लस इसको 6 को इधर लेके जाते हैं y + 6 3x + 1 का होल स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर हटाइएगा तो इस पे रूट आ जाएगा, मतलब कि 3x + 1 √y + 6 3x बराबर √y + 6 -1। तो ये जो है आपका x बराबर आ जाएगा √y + 6 -1/3 और यही जो है आपका x जो आया वो y के टर्म में आ गया और x को फाइनली आप f इनवर्स y से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो ये f इनवर्स y जो आया √y + 6 -1/3। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो प्रोसेस यही है कि उस फंक्शन को fx बराबर y मान लीजिए, है ना। उसके बाद वो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए और फाइनली जो आपका x आएगा उसके जगह पे f इनवर्स y आपको लिख देना है, क्योंकि x बराबर f इनवर्स y यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो f इनवर्स y आया वो y के टर्म में ये आ भी गया आपका, है कि नहीं। तो ये जनरली आपका जो है क्वेश्चन इनवर्स से रिलेटेड था। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में आपका, है ना। तो मैं ये क्वेश्चन लेकर आया इसलिए कि अगर ये आप 2 क्वेश्चन बनाते हो ना तो आपको 10 से 20 क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में आपके होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर ये सवाल को आप कर लेते हो ना तो बाकी के सवाल भी आपके बन जाएंगे। तो ये आज के 2 सवाल थे आपके लिए, मैं ये सेशन में लेकर आया था। जनरली मैं बहुत सारा कंसेप्ट आज फिर से मैं आपका रिवाइज करके जा रहा हूँ और इस तरीके का ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में फोर्स अब नहीं करने का है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो मेरा सेशन आएगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो भी है हर सेशन को मैं लेकर आऊँगा। तो इस चैप्टर में ज़्यादा फोर्स नहीं, और मैं ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन ऑब्जेक्टिव सेशन भी बहुत जल्द आएगा आपका, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपका जो है सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन में लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव ही लेकर आऊँगा। तो जनरली इससे 6 नंबर का सवाल पूछता है और जो भी इम्पोर्टेंट जो था इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ और क्वेश्चन भी मैं बता दिया कि इनवर्स कैसे, और एक सेशन अगर और मैं अगर इसका लेकर आऊँगा तो कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, कंपोजिट फंक्शन जो कि कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसका भी 2 से 4-5 सवाल 6 सवाल करवा दूंगा मैं, और इससे रिलेटेड भी मैं और भी सवाल मैं कुछ अगले सेशन में मैं लेकर आऊँगा। तो बहुत जल्द वो भी सेशन आपको मिलेगा। तो पहले ये सेशन को समझिए कि किस तरीके से ये जो है क्वेश्चन को आज बताया गया आपके सामने।
तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।